नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर में तपोधाम आश्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये अहम दौरा, जहां मुख्यमंत्री योगी के आगमन पर आश्रम परिसर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद थे, जिन्होंने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्वागत समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने आश्रम के नवनिर्मित भवन का विधिवत लोकार्पण किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क रही। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और वरिष्ठ अधिकारी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे। वहीं कार्यक्रम भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हुआ। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है और 20 फरवरी तक चलेगा। विपक्षी पार्टियां सरकार पर सवाल उठा रही हैं। 11 फरवरी को सुबह 11 बजे 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा, जिसका आकार लगभग 9 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। पिछले साल का बजट 8.8 लाख करोड़ रुपए था। सरकार का मुख्य फोकस सड़क, पुल, शहरों के विकास और आम लोगों की सुविधाओं पर रहेगा। वहीं 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ये सरकार का अंतिम बड़ा बजट होगा। इसमें किसान, महिला, युवा और गरीबों के लिए योजनाओं पर खास जोर रहेगा। केवल 7 दिन का दिन निर्धारित है जो चर्चा के लिए। तो जब सरकार जवाबदेही नहीं तय करेगी, इसी 7 दिन में आप राज्यपाल के अभिभाषण पे भी चर्चा कराएंगे, इसी 7 दिन में आप बजट पर भी चर्चा कराएंगे। ये 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के साथ धोखा है, अन्याय है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। हमारी जिम्मेदारी है विपक्ष के नाते कि हम बेरोजगारी पर, SIR पे जिस तरह से धांधली हो रही है, महंगाई पर, लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार की जवाबदेही तय करे। पर सरकार डरती है, ये डरपोक सरकार है, ये जवाब देना नहीं चाहती। उसे प्रस्तुत होना है 11 तारीख को, लेकिन उससे पहले जो कयास लगाए जा रहे हैं और जिस तरह से भारत सरकार ने अपना बजट लाया, उससे निराशा पैदा हुई देश के अंदर और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर। भारत सरकार के बजट में कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसको लेके चर्चा की जाए और आपसे बातचीत की जाए। हमें उम्मीद है कि जो 11 तारीख को बजट आएगा वो बजट युवाओं को समर्पित होगा, बेरोजगार नौजवानों को समर्पित होगा और किसान जो इस देश की रीढ़ है उससे जुड़ा होगा। ऐसे प्रावधान आएंगे जिससे रोजगार बढ़ेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं और उस पर हम 11 तारीख को बात करेंगे। फॉर्म 7 को आप लोग लगातार बंद करने की मांग कर रहे हैं, फॉर्म 7 भरा बंद होना चाहिए। देखिए, ये हम आप सब जानते हैं कि जो भारत की खूबसूरती है वो भारत ने जनतंत्र स्वीकार किया है। हमारे भारत के संविधान में लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसद और विधायिका है। जिस तरह से इस देश के नागरिकों को परेशान किया जा रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर हमें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए तरह तरह के कागज मांगे जा रहे हैं। कभी कुटुंब रजिस्टर, कभी आधार कार्ड, कभी मार्कशीट, तो ना जाने जितनी तरह की दिक्कतें, एक से एक नित्य नए नए जटिलताएं आ रही हैं। और खासकर फॉर्म 7 भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसी कंपनियां हायर कर रखा है कि वहां से प्रिंटेड किसका नाम कटवाना है और कैसे कटवाना है उनको उन्होंने दे रखा है। ये तो हम आजमगढ़ का प्रस्तुत किए थे, मीडिया के सामने, जिला अधिकारी के सामने प्रस्तुत किए थे कि जो जिंदा हैं उन्हें मुर्दा दिखा करके उनके नाम को काटने का प्रयास किया गया। लेकिन हम सबकी सक्रियता ने खुद जिलाधिकारी महोदय के सामने जब प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने स्वीकार किया और निर्देशित भी किया। अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि सावरकर को अगर भारत रत्न मिलेगा तो भारत रत्न का सम्मान बढ़ जाएगा। हम तो चाहते हैं कि हम आप मिल करके, जो अमेरिका के साथ डील हुई है, जिसको लेकर के देश में चर्चा है, किसान, अगर आप उस पर ध्यान नहीं दिए, आप लोग भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस देश के अंदर जो संविधान का कॉन्सेप्ट है उसमें आपको भी बहुत जिम्मेदार भूमिका में रहना है। खासकर
पत्रकारिता और मीडिया को। लेकिन मीडिया पर कुछ पूंजीपति वर्ग का कब्जा हो चुका है, जिसके कारण आम जन की आवाज को मीडिया जन सामान्य के सामने नहीं लाना चाहती है, और खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया वो लगातार सरकारों की चाटकारिता में अपना समय बर्बाद करती है। सर, विधानसभा सत्र की शुरुआत है, 9 लाख करोड़ का बजट पेश करने जा रहे हैं। विपक्ष का कहना है बजट बड़ा कर देने से कोई मतलब नहीं, जब तक आप धरातल पर तरह का कार्य नहीं करते हैं। आज योगी सरकार के बजट सत्र का प्रथम दिन है। निश्चित मत के साथ कह सकता हूं कि इस वर्ष का बजट ऐतिहासिक होगा, उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर को बदलने वाला होगा, प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने वाला होगा। और आज प्रसन्नता है इस बात की कि माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण और आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की जाएगी। 11 तारीख को बजट पेश होगा और उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जन भावनाओं के अनुरूप हमारी सरकार का बजट प्रदेश के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा। जी, आप विपक्ष का कहना है कि कालिका मंदिर के जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है और योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा गया कि AI जनरेटेड है, उस पे आपका क्या कहना है? विपक्ष कह रहा है विपक्ष अपनी भूमिका को भूल रहा है। संविधान और लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका है, लेकिन जब भी सत्र चलता है हमारा समाजवादी पार्टी खासतौर से सरकार के विकास कार्यों में सहयोग देने के बजाय व्यवधान पैदा करती है, धर्म जाति के मुद्दों पर प्रदेश की जनता को बांटने का काम करती है। मैं समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों से आग्रह करूंगा कि योगी की सरकार प्रदेश को देश में सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। आप साथ दीजिए, सकारात्मक सहयोग करिए। आपके महत्वपूर्ण सुझावों पर हमारी सरकार ध्यान देगी और निश्चित मत के साथ कहता हूं कि हमारी सरकार समाजवादी पार्टी या विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। थैंक यू। बजट करने जा रहे हैं, विपक्ष का कहना है बजट बड़ा कर देने से पुराने बजट का क्या है? देखिए, बजट सत्र जो है ये उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है और उत्तर प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली को सुनिश्चित करने वाला यह बजट है। निश्चित तौर पे हमसे जो अपेक्षाएं हैं जनमानस की, उन अपेक्षाओं पे हम खरे उतरने के लिए योगी सरकार काम कर रही है और इस बजट के माध्यम से हम प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर, विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग अपने ऑफिस में जो है वो बीजेपी का झंडा लगा ले, जब उनको इसी तरीके का कार्य करना है। देखिए, बेतुके बात करके समाजवादी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं, बिना बात के, बिना सिर पैर के बात करना ये समाजवादी पार्टी का स्टाइल बन गया है। उत्तर प्रदेश में SIR के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो, ये तमाम चीजें, ये तमाम प्रक्रिया चल रही है और अगर SIR के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव आयोग कराना चाहता है तो इस बात से समाजवादी पार्टी आखिर क्यों परेशान? उत्तर प्रदेश का बजट सत्र शुरू हो रहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए MLC आशुतोष सिन्हा जी हैं, जिन्होंने साइकिल पर अपना विरोध जाहिर किया है। राजमाता अहिल्याबाई का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इसी नारे के साथ आशुतोष जी आए हैं। आशुतोष जी, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा विषय है, बजट सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। देखिए, जिस तरह से हमारी आपकी आस्था के साथ इस उत्तर प्रदेश की सरकार खिलवाड़ कर रही है, देश की आजादी से पहले और आजादी के बाद तक जितने मंदिर इस सरकार ने तोड़े हैं, शायद इतने मंदिर कभी नहीं टूटे थे। इसलिए इस सरकार को घेरने के लिए आज हम लोग सड़क से सदन संघर्ष करने का काम करेंगे और सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। बजट की अगर बात की जाए तो क्या मानते हैं कि लगभग 9,000 लाख करोड़ का जो बजट है वो पेश करने, यार कितना हितकारी बजट जनता के लिए? देखिए, जो पुराना बजट था वो आज तक पूरी तरह सरकार खर्च नहीं कर पाई। उनके बजट सिर्फ कागज के पुलिंदे हैं और पूरी तरह से वो कागज पे बजट चलता है उनका। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, लगातार सड़कें ध्वस्त हैं, बिजली व्यवस्था ध्वस्त है, सिंचाई व्यवस्था ध्वस्त है, किसान परेशान है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा मित्रों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, पुरानी पेंशन सरकार लागू नहीं कर रही है। ये बजट जा कहाँ रहा है सरकार का? तो हम आज सदन में सरकार को घेरने का काम करेंगे हर मुद्दे पर। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष सिन्हा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बजट सत्र का जो 20% है वही सरकार खर्च कर पाई है, बाकी जो इस बार 2026-27 का बजट है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए हितकारी साबित नहीं होगा। कैमरा से राम सिंह के साथ अमन प्रधान, RNTV, लखनऊ।
विधानसभा सत्र का आज शुरुआत हो रही है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर से विरोध दर्ज किया जा रहा है। रागिनी सोनकर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैम, अगर बात की जाए आज का जो सत्र है, आज से सत्र शुरू हो रहा है, किस तरीके से देखती है बजट सत्र को, और जो आप लोगों का जो एजेंडा है वो किस तरीके से आप लोग सदन में? देखिए, बजट सत्र जो है ये पार्लियामेंट्री बजट के बाद आया है और पार्लियामेंट का बजट जो है वो पूरे देश को निराशा की तरफ लेकर के गया है। और अभी तक के जितने भी बजट्स रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, उसमें किसानों के लिए, उसमें नौजवानों के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए, हेल्थ सिस्टम के लिए कहीं पे भी कोई बेहतरी दिखाई नहीं दी है। तो ये बजट से भी हमें कोई बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं क्योंकि जिस जनता के वोट पे आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना करके रखी है, उनके हितों, उनके अधिकारों के लिए हम लड़ाई को लड़ रहे हैं। अंतिम बजट है 2026-27 के सुबह विधानसभा चुनाव है। किस तरीके से अगर बात की जाए युवाओं के लिए क्या कुछ बजट देख सकते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अंतिम बजट है और अंतिम बजट में उनको जो करना है वो करें, क्योंकि उसपे इन्होंने आज तक तो सुझाव सुने नहीं है, तो हमें तो लगता है कि अब भी नहीं सुनेंगे और इसके बाद जो बजट आएगा वो समाजवादियों का बजट आएगा। तो ये थे हमारे साथ विधायक रागिनी सोनकर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बजट है वो कहीं ना कहीं जनता के लिए हितकारी नहीं है और इससे जनता को कोई भी हित मिलेगा नहीं। कैमरा संयुक्त राम सिंह के साथ आरएन टीवी नेशनल, लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। हमारे साथ सीनियर नेता रविदास मल्होत्रा जी विधायक है। रविदास जी, आज का जो बजट सत्र है वो शुरू हो रहा है, क्या मुद्दे विपक्ष के रहने वाले हैं, किस तरीके से बजट को आप देखते हैं? ये भाजपा का जो बजट आज पेश कर रहे हैं, ये बजट लीक आउट हो गया है और 9 लाख करोड़ से अधिक का ये बजट है। जो पिछला बजट सरकार ने पेश किया था, अभी तक उस बजट का 40% भी सरकार खर्च नहीं कर पाई है। प्रदेश में गुंडा माफिया और जंगल राज कायम हो गया है। जब प्रदेश में शंकराचार्य जी को भी के साथ दमन जुल्म हो रहा है, उनके साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, इससे स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में किसी का भी सम्मान सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में भू माफिया राज कर रहे हैं। हमारी मांग है कि भाजपा की सरकार बताए कि उत्तर प्रदेश में टॉप 20 अपराधी कौन है। अगर लिस्ट जारी हो जाए तो पूरा प्रदेश जान जाएगा कि 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रविदास मल्होत्रा, सपा विधायक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बजट जो पिछली बार पेश हुआ था उसी का 40% हुआ है, जिसके बाद अब ये बजट कहीं ना कहीं उनके लिए जनता के लिए हितकारी साबित नहीं होगा। कैमरा से राम सिंह के साथ अमन प्रधान, आरएन टीवी, लखनऊ। तो वहीं कानपुर में यूपी के एक बिजनेसमैन के बेटे द्वारा कार से पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मारने की घटना पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को बेहद गलत बताते हुए इसकी घोर निंदा की। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि कानून सभी के लिए समान है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार इस मामले को गंभीरता से लेकर जांच और आवश्यक कार्यवाही कर रही है। आखिरी सवाल कानपुर में घटना हुई जहाँ पर लैम्बोर्गिनी गाड़ी से व्यापारी, बहुत गलत घटना है। ये घटना का हम घोर निंदा करते हैं। जो भी दुष्ट हो इस तरीके के काम करित हो, कड़ी से कड़ी सजा मिले। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा भी है। तो वहीं हरदोई में बीजेपी कार्यालय पहुंचे प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने कहा कि नया बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। मंत्री और विधायक गली गली जाकर जनता को इसके फायदे समझाएंगे। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिना बजट पढ़े विरोध करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। विवादित सीरीज घूसखोर पंडित पर भी उन्होंने कहा कि किसी भी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल गलत है और सेंसर बोर्ड मामले की जांच करेगा। अमेरिका और यूरोप के साथ हालिया व्यापार समझौते से भारत को फायदा हुआ है और उद्योग सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, तो उस पर जो है आम आदमी और गरीबों का बड़ा फायदा होगा वगैरह वगैरह। तो उसमें जो एक जो मेन उसका जो पॉइंट था वो तेल खरीदना था, जो उनका ट्रम्प का जो फोकस था। प्रश्न ये है हमारा, जो हम तेल अभी तक रूस से खरीद रहे थे वो हमको 62 से 65 पर बैरल मिल रहा है डॉलर, और अब जो हम खरीदेंगे क्योंकि हमारी शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी यूएस से वहाँ तक आने में, तो 70 बैरल पर डॉलर लगभग आएगा। और अगर हम महंगा खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है पेट्रोल पंप जो हमारे डीजल वगैरह है तो महंगाई बेचेंगे, कीमत बढ़ानी पड़ेगी। और पेट्रोल डीजल की जब कीमत बढ़ती है तो उसका सीधा असर आम आदमी पे ज्यादा पड़ता है। डीजल किसान खरीदेगा तो उसको महंगा पड़ेगा और उसका कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी।
देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो मल्टीलैटरलिज्म के आधार पे पिछले 30 साल से चल रहा था। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गैट वो समाप्त हुआ और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने टेक ओवर किया। पूरी व्यवस्था बनी कि आपस में दो दो देश संधि न करें, पूरे विश्व की एक व्यवस्था हो। उस व्यवस्था का पिछले 30 साल में भारत को लाभ मिला और हमारे एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया में पहुंचे। हाँ, जब ये हो रहा था तो सबके मन में शंका थी कि कहीं हमारे बाजार पे कब्जा ना कर लें विदेशी कंपनियां। तो दोनों चीज हुई, विदेश का माल भी आया लेकिन ज्यादा माल हमारा गया और हमारी आर्थिक प्रगति उससे हुई। अब पिछले 1-1.5 साल में एक परिवर्तन हुआ कि मल्टीलैटरलिज्म से हम लोग बायलैटरलिज्म की ओर बढ़ गए, अमेरिका के मुख्य रूप से कारण। तो अब एक एक करके देशों के साथ में हमारे व्यापार समझौते हो रहे हैं। जैसा विधायक जी ने बोला, हमारा व्यापार समझौता सबसे मदर ऑफ ऑल डील्स यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ। यूरोपियन यूनियन ने भी उसको गौरव के साथ रखा कि सबसे ज्यादा है $25 बिलियन, ऐसे कुछ ने बताया कि इतना व्यापार दोनों समूह का इस प्रकार होगा। और अब जी ट्रम्प के साथ, मतलब अमेरिका के साथ में भी हमारा इसी प्रकार का समझौता हुआ। इस बड़ी बात को समझना होगा कि दुनिया की व्यापार व्यवस्था अचानक बदल गई है और सब देश अब मल्टीलैटरलिज्म के बजाय बायलैटरलिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें हमें हमारे भारत के बाजार की इतनी गहराई है कि हमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो समय 50% टैरिफ अमेरिका ने लगाया, हमारे कुछ समय के लिए हमारे उद्योग प्रभावित हुए, लेकिन हमारा माल अच्छा है, हमारा दाम कम है, तो तुरंत ही दूसरे मार्केट्स हमको मिलने लगे और हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े से ही कम हुए। जितना अमेरिका से कम हुआ उससे बहुत ज्यादा हमने बढ़ा लिया। ये हमारे कामगारों की काबिलियत है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट की काबिलियत है कि जब हमारा माल अच्छा है, हमारा दाम कम है, तो मार्केट में तो हम टिकेंगे ही। अमेरिका नहीं होगा तो यूरोप में होगा, यूरोप नहीं होगा तो अफ्रीका में होगा। लेकिन आज हमारी डील अमेरिका के साथ भी अच्छी हो गई है, यूरोप के साथ भी अच्छी हो गई है और साथ साथ ब्रिक्स नेशन भी आपस में बढ़ चढ़ के व्यवसाय कर रहे हैं। शर्त रख दी ना कि अगर आप तेल रूस से दोबारा से खरीदेंगे या कुछ इसमें नेगोशिएशन करेंगे तो हम फिर से 50%। मैंने आपको ओवरऑल बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम बायलैटरलिज्म की ओर आ गए ना। अब हमको दो देशों के बीच में समझौते करने होंगे। ये जीवन की वास्तविकता है, जो जियोपॉलिटिक्स में परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार मैं समझता हूँ जो हमारी डील अमेरिका के साथ हुई है, यूरोप के साथ हुई है, बहुत ही अच्छी ट्रेड डील हुई है और उससे हमारे किसानों को भी लाभ मिलेगा, हमारे उद्योगों को भी लाभ मिलेगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकारी बजट के नाम पर केवल दिखावा कर रही है, वहीं केवल रकम बढ़ाने या बजट बड़ा करने से प्रदेश का विकास नहीं होगा। बजट का सही और उचित उपयोग होना चाहिए। साथ ही उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर उन्होंने कहा कि भारत रत्न की महिमा पहले से ही बड़ी है, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अपमान होगा, ऐसे लोगों को सब उत्तर प्रदेश की जनता का भला नहीं होने वाला। सरकार केवल और केवल डरती है, चर्चा से, सवालों से डरती है और भाग जाती है। यही वजह है कि सरकार सत्र के समय को हमारे विपक्ष के अनुरोध के बाद भी वो बढ़ाना नहीं चाहती। मैं सावरकर को भारत रत्न देने की बात कहते हुए कहा गया कि हमको भारत रत्न मिलेगा तो भारत का सम्मान बढ़ेगा। भारत रत्न सुशोभित किया है बहुत से ऐसे महापुरुषों ने, उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए किसी भी व्यक्ति की एंडोर्समेंट की, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। भारत रत्न की शोभा बढ़ेगी। तो वहीं लखनऊ में विधानसभा परिसर में सपा के कई विधायक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास भी प्रदर्शन किया। सपा विधायक अपने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर जोर शोर से आवाज उठा रहे हैं। वहीं प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मी भी मौके पर मौजूद हैं और स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, लेकिन इससे विधान परिसर में कामकाज प्रभावित हुआ। वहीं सपा नेताओं का कहना है कि उनका उद्देश्य जनता के मुद्दों को उठाना और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना है।
तो वहीं कानपुर में लगातार फिल्म घूसखोर पंडित का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में डीएम कार्यालय पहुंचकर शंखनाद पार्टी के लोगों ने आपको बता दें ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि फिल्म निर्माता निर्देशक अभिनेता की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ज्ञापन सौंपने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक हिंदू ने कहा कि आपको बता दें फिल्म वेब सीरीज घूसखोर पंडित के निर्माता नीरज पांडे, निर्देशक त्रिशेष शाह और अभिनेता मनोज वाजपेयी द्वारा हिंदुओं को जातियों में बांटकर आपस में लड़ाकर समाप्त करने का कुछ आपको रचा जा रहा है, जिससे फिल्म के निर्माण और प्रचारित किया जा रहा है, ताकि आपको बता दें साथ ही जाति विशेषज्ञ के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर समाज का माहौल खराब करने की कोशिश भी की जा रही है। घूसखोर पंडित एक फिल्म आई हुई है, उसके विरोध में हम लोगों को ये ज्ञापन किया हुआ है। इसका धरना प्रदर्शन कर रहा है। जिस प्रकार से देश में देख रहे हैं हिंदुओं को जातियों में, धर्मों में बांटने का कार्य किया जा रहा है, उसको लेकर के ये हमारा प्रदर्शन है। आज घूसखोर पंडित आई है, कल हत्यारा ठाकुर आएगी, परसों लालची बनिया। अगर इनकी अभी हम लोगों ने रोक नहीं लगाई तो इस प्रकार से आपको ये क्रम सुनाई पड़ते रहेंगे। इसलिए हम लोगों ने ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन है कि इस प्रकार की फिल्मों का पूरी तरीके से बहिष्कार है और इनको पूरी तरीके से बंद करे। और जाति निषेध अधिनियम की हमारी मांग है कि जाति प्रमाण पत्र जारी होने का काम बंद किया जाए, जिससे समाज में एकता आएगी। अगर ये हमारा एक्शन नहीं हो तो इससे हम लोग जो है लखनऊ में जाकर के विधानसभा का घेराव करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम संसद भवन का घेराव भी करने से नहीं चूकेंगे। तो वहीं इटावा में बड़पुरा थाना क्षेत्र के कामखेत गांव में अवैध खनन की सूचना पर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्यवाही की गई। कार्यवाही में 3 डंपर और 2 जेसीबी मशीनें जब्त की गई। खनन माफियाओं ने मौके का फायदा उठाकर 2 जेसीबी मशीनें फरार कर दी और वहीं आपको बता दें दोनों डंपर सुरक्षित कब्जे में ले लिए गए हैं। डीएफओ विनय नायक ने बताया कि फरार जेसीबी की तलाश जारी है। वहीं वन विभाग और पुलिस ने साफ किया कि अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या मामला है पूरा? ये हमारा जो कामेट फॉरेस्ट ब्लॉक है उसमें रात्रि में खनन की सूचना मिली तो हमारे रेंज ऑफिसर की टीम ने और वहाँ पे पुलिस के सहयोग से 3 डंपर पकड़े हैं और 1 जेसीबी का पता चला है कि वो मौके का फायदा उठाकर भाग गए हैं। तो इसमें जेसीबी की छानबीन की जा रही है, जेसीबी को भी पकड़ा जाएगा जल्द ही जल्द और इन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही 1 जेसीबी जो साथ में थी वो उसका क्या हुआ था? अभी जांच की जा रही है। पूरी जांच आने के बाद में पता चलेगा कि इसमें कौन कौन और कितनी गाड़ियां इन्वॉल्व। इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है? इनके विरुद्ध जो है अभी क्षेत्रीय वन अधिकारी के लेवल पे जांच चल रही है। उनके पश्चात या तो इनके ऊपर जुर्माना वसूला जाता है या जो भी डंपर संपत्ति पकड़ी गई है वो आरक्षित वन क्षेत्र में पकड़े गए हैं, वो राजकीय संपत्ति बनाने का प्रावधान है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।